Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to Chemical Bonding One Shot का series. दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम कल ही है, उनको एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए या फिर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जानना है चैप्टर के बारे में जिससे कि उनके थोड़े बहुत नंबर आ जाएं। 11th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, CBSE, ICSE, ISC सब के लिए है। एंड मैं मुझे लगता है यूट्यूब में इनफैक्ट मतलब जितने भी वीडियोज़ है उसमें सबसे शॉर्टेस्ट वन शॉट यही है एंड इसमें सब कुछ कवर होने जा रहा है। लाइक 95% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फॉर्मूलाज से लेकर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है वो समझा दूंगी, एक्सेप्शन समझा दूंगी। सो लेट अस बिगिन एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन आपको किस और चैप्टर के बारे में पढ़ना है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई एम गोइंग टू आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू नो कि आपको कितना आता है। मेरे पास है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यू हैव टू टेल मी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत ही बेसिक चीज है, सबको आती होगी। देखो जैसे इस दुनिया में हर एक इंसान को स्टेबल बनना है उसी तरह एटम को भी स्टेबल बनना है। या तो वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा या फिर वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। बट कोई होते हैं जैसे हमारे नोबल गैसेस हो गए, वो इनर्ट क्यों होते हैं? उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। वो बोलते हैं भाई हम तो पहले स्टेबल हैं तो हमें कुछ कोई रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है। बट बाकी एटम्स हो गए हमारे, ऐसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारे एटम्स, तो वो सब चाहते हैं कि हम ऑक्टेट पूरा करें या फिर ड्यूप्लेट पूरा करें। हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट होता है एंड बाकी हमारे जो एलिमेंट्स मैंने बताए उनका ऑक्टेट होता है। सो वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इनटू 8. व्हाई एम आई राइटिंग 8? इट इज द रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस पर्टिकुलर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैं इसको बॉक्स में बंद कर रही हूँ तो समझ जाना कि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आपके सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल में। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ओजोन O3। तो सबसे पहले तो हम कितने एटम्स हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं कितना एटम्स है, 3 एटम्स है। 3 × 8 माइनस 3 × ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं, 2, ह ही ली बे ब क न ओ 6। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 24 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2। देखो इतनी, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया कि हमें कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना। तो ये 2 पहले शेल में, दूसरे वैलेंस इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 हो गए, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है, इतना गंदा कॉन्सेप्ट रहता है किसी का। बट हाँ, अब आप समझ गए होंगे। तो 24 माइनस 18 6 होता है, तो 3 हो गया हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हमें इतना तो पता चल गया कि कितने बॉन्ड्स इसमें बनने जा रहे हैं। तो अब मैं बनाती हूँ इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। पहले 3 ओजोन ऑक्सीजन के एटम बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं। किस वाले की? इन दोनों की बात करते हैं। इन सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो अब हम काउंट करते हैं, क्या इन दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका तो कंप्लीट है ऑक्टेट। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। अब इसकी बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में बनने जा रहा है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ the question is, what is a coordinate bond? We have different types of bonds, that is covalent bond हो गया, and ionic bond हो गया, coordinate bond हो गया, in which देखो coordinate bond में क्या होता है, आपकी unequal sharing of electrons। यहाँ पर आपका हो रहा है unequal sharing of electrons, यानी कि इसमें सिर्फ एक एटम है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है दूसरे एटम को, बट शेयर दोनों में हो रहा है। मतलब दे तो सिर्फ ये वाला रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये दे रहा है, बट शेयर इन दोनों के बीच में होंगे, तो ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जैसे यहाँ पर है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं, तो इसमें या तो तुम ऐसा एरो बना सकते हो या फिर तुम एक सिंगल बॉन्ड डाल के प्लस और माइनस लगा सकते हो, क्योंकि जो देता है इसमें प्लस आता है, जो लेता है उसमें माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सो दिस इज
द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, जहां पर आता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप बोलोगे अगर पेपर में आया किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो आपको तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स ले भी लेंगे जो आप लर्न कर सकते हो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट्स कम टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मल चार्ज पे। फॉर्मल चार्ज देखो, इसकी मैं आपको एक तो फॉर्मूला बताऊंगी एंड एक ट्रिक बताऊंगी, दोनों किसी से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया CO2, उन्होंने बोला CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, जो दोनों ऑक्सीजन है उनके फॉर्मल चार्ज बताने हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, जितना हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला है 3 इंटू 2 और 1, 3 इंटू 8 माइनस हमारा जो ऑक्सीजन है 2 इंटू 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 3 24 माइनस 6 2 12, 12 प्लस 4 16, और उसके बाद हमारा 17 18 19 20 21 22 20 24, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो हमें इतना तो पता चल गया कि कार्बन में होने जा रहे हैं कितने, 4 बॉन्ड। अब देखो मैं खुद भी अंदाजा लगाऊं तो या तो मैं बोलूंगी या तो ऐसा बनेगा या फिर ये ऐसा भी तो बन सकता है तो दोनों में ही 4 बॉन्ड ना। बट हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं, इसको प्रेफर इसलिए हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं क्योंकि ये है हमारा न्यूट्रल, मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू न्यूट्रल नेचर। अब इसमें चार्जेस रहते हैं, न्यूट्रल क्यों, क्योंकि अभी जब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा कि सबका 0 0 0 फॉर्मल चार्ज आ रहा है इस केस में। अब क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करना है। सिंपल सी ट्रिक है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। माइनस देखो अब इसमें ना, इस ट्रिक में आपको इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो तो पहले तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाओगे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजुअली कितने होते हैं, 6 होते हैं, और माइनस करोगे जितने इसके पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट बॉन्ड तो तोड़ रखा है ना बीच से, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 है, तो हमारे हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितने उसको सराउंड कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ, ये हमारा पहला ऑक्सीजन है, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है एंड ये हमारा कार्बन है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ पहले वाले ऑक्सीजन का निकालो फॉर्मल चार्ज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यूजुअली 6 होते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ही हैं, तो ये इसका चार्ज तो 0 आ गया। अब सेकंड वाले ऑक्सीजन का अगर कैलकुलेट करें तो 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 0 हो जाएगा। अब मैं अगर कार्बन की बात करूँ तो कार्बन में 4 होता है, माइनस 1 2 3 4, इसमें खुद ही 4 है। मैंने क्या बोला था, इसका और इसका बॉन्ड टूट गया है, तो इसके पास 1 2 3 4 है सिर्फ, तो यानी कि 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज द रीजन वाई वी प्रेफर दिस स्ट्रक्चर ओवर दिस, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस हैं हर एक एटम के ऊपर, बट यहाँ पर इट इज न्यूट्रल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके सारे चार्ज 0 हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, ओके। अब अगर आपको फॉर्मल चार्ज एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालना है, एंड जो कि आपकी बुक में भी दिया होगा, सो यू कैन राइट इट डाउन, V माइनस L प्लस एस बाई 2, V माइनस L प्लस एस बाई 2। अब देखो इसमें क्या है, V है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, L है हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे एक एटम है, समझ लो ये एक एटम है, इसके पास ये है और ये है, ये 2 लोन पेयर हो गए, एक ये और एक ये, 2 लोन पेयर। बट अगर मैं बोलूँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तब 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स देखना है, बहुत सारे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली हमारा जो S है, इट इज रिप्रेजेंटिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक तरीके से जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। इसको हम लिख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ। अब आप इस फॉर्मूले से भी अगर निकालोगे आंसर इसका तो सेम आएगा,
बट अगर मैं निकालूंगी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, आपके लिए एक और होमवर्क है कि आपको N3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और फॉर्मल चार्ज भी फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस। देखो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस क्या क्या है। एक होती है हाइपोवैलेंट स्पीशीज। हाइपोवैलेंट से ही पता चल रहा है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल आपका BX3 हो गया और आपका BeX2 हो गया, AlX3 हो गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें हमने ले लिया AlCl3। अब मैं दिखाती हूँ कैसे हाइपोवैलेंट है। अब आप खुद सोचो, एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 8 3 होते हैं। तो ये बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3 ही बनाएगा, 1 2 और 3। अब क्या इसके पास कोई लोन पेयर वगैरह कुछ बच रहा? नहीं। 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो है हमारा हाइपोवैलेंट, 8 इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा तो हाइपोवैलेंट। बट एक चीज याद रखना, अगर आपको बोल दिया AlF3, तो ये जो स्पीशीज है ना, ये हमारी आयनिक है, तो ये हाइपोवैलेंट नहीं होगी क्योंकि ये आयनिक है। और ये आयनिक क्यों है? क्योंकि हमारा फ्लोरीन है, उनके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बहुत बड़ा। एंड ऑल्सो द साइज है आयन का, वो काफी ज्यादा छोटा है। तो आपको आगे रीजन समझ में आएंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्यों कम है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए याद रख लो कि अगर AlF3 आएगा तो उसमें हाइपोवैलेंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज आयनिक इन नेचर। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। क्या बता रही थी, मुझे याद करने दो। I was about to tell you a very important thing. Okay, now let's come to hypervalent. Hypervalent का मतलब होता है more than 8 electrons. For example, sorry for the interruption. We're gonna continue with hypervalent, जिसमें हमारा PCl5 एक एग्जाम्पल है। आपको कैसे पता चलेगा? देखो इसके पास 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं कैसे बनाऊंगी? अभी देखो, अभी स्ट्रक्चर पे मत जाओ, अभी सिर्फ देखो कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं और कितने लोन पेयर बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने। ओके, तो ये है हमारा Cl 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 और Cl। 5 तो इसने बन गए, 5 थे और 5 में बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मोर दैन 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज गोना बी हाइपरवैलेंट स्पीशीज। अब हम आते हैं, और एक और एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो SF6 भी होता है। अब हम दूसरे पेज में आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर आपको स्ट्रक्चर बना के सीखना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्टली ये याद करना है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो आप मतलब याद भी कर सकते हो। एग्जाम्पल इसमें NO है, NO2, Cl2, सॉरी यस, ClO2, ClO3, CF3 एंड CH3। अब जैसे अगर मैं NO का बनाना चाहूँ तो वही नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, 2 × 8 - 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 × 16, 6 5 11 2। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही कुछ ऐसे आ रहे हैं हमारे, दैट इज 5/2, 2.5, यानी कि 2 तो बॉन्ड बनने ही जा रहे हैं और एक आधा भी बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपने नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5, इनके 2 के बीच में बॉन्ड बन गया है। बाकी हमारा ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, हाँ, और ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरीके से। 7 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, और यही रीज़न है कि ये सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज की। बहुत बार हमें पूछा जाता है कि हमें एवरेज फॉर्मल चार्ज या फिर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। एवरेज फॉर्मल चार्ज में आपको टोटल चार्ज लेना है डिवाइड बाय जितने भी आपके एटम्स हैं, टोटल एटम्स। एंड अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो टोटल बॉन्ड्स, कितने आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। अब जैसे आप
हम एग्जाम्पल अगर लें किसका, CO3 2- का ले लेते हैं। देखो एक और चीज़ बताऊंगी मैं, जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, तो अगर वो डबल बॉन्ड है तो इस केस में उसका फॉर्मल चार्ज होगा 0। अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो +1। तो हम CO3 2- का बनाना है हमें, तो 2 ऑक्सीजन पे तो माइनस का चार्ज है, यानी कि वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, और एक पे कोई चार्ज नहीं, डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूँ तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है मेरा, एक ये है और एक ये है, तो -2 डिवाइडेड बाय कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 1 2 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। एंड अगर मैं एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय टोटल ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज 3। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस। अब हम बात करते हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी, जैसे हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स है उसमें कोवैलेंसी होती है। सिंपल तरीके में आपको समझाऊं तो अगर मेरे पास CCl4 है, तो अगर मैं बोलूँ कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कोवैलेंसी कितने से अटैच्ड है, 4 क्लोरीन तो 4, और क्लोरीन की कितनी है 1, क्योंकि एक क्लोरीन एक कार्बन से अटैच है, बट जो एक कार्बन है वो तो 4 क्लोरीन से अटैच्ड है ना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस बताती हूँ जो कि काफ़ी अलग है और हम सब उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जैसे मैंने ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस एंड प्लस, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर CO का। अब एक चीज़ याद रखना, हम काउंटिंग में किसको नहीं लाते, पाई कोऑर्डिनेट को काउंटिंग में कभी नहीं लाते हम सिंपल पाई को ला देंगे काउंटिंग में, हम सिंपल सिग्मा को ला देंगे काउंटिंग में, बट कभी भी पाई कोऑर्डिनेट को नहीं लाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक तो इसमें सिग्मा होगा, एक पाई है, और दूसरा इसमें पाई कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए इसमें हमारा जो कोवैलेंसी होगी कार्बन की वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इट विल बी 2, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 2। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंसी, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स की बारे में बात करूँ, किन किन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो अब याद भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे। NO2 का एक्सेप्शनल टाइप का केस होता है, अलग स्ट्रक्चर बनता है उसका काफ़ी। तो NO2 हो गया, O3, इन सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, NH4+, PCl5-, PCl6-, H3O+, NH3BF3, NH3BCl3, BF4-, BH3-, और हमारा NO3-। तो जो NO3- है, NO2- है, सारे स्ट्रक्चर्स हमारे इसी से डिराइव होंगे, NO2 के स्ट्रक्चर से। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी स्ट्रक्चर भी आपके आसानी से बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, वो 4 होती है, जिसमें से फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 1 या 2 में से कुछ भी बना सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ NCl5, क्या ये एग्जिस्टिंग है, नॉन एग्जिस्टिंग है, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग होगा। रीज़न सिंपल है, हमारा जो नाइट्रोजन है ये सेकेंड पीरियड का है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ तो ये 5 बॉन्ड बना रहा है ना, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन सिंपल है कि इसमें एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। 2d ऑर्बिटल कहाँ होता है सेकंड पीरियड में, खुद सोचो। हमारे पास S रहता है, ये 2s हो गया, 2p हो गया, और यहीं तक इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल होते हैं, फिलिंग यहीं तक होती है। बाकी जो हमारा 2d बचा रहता है, 1 2 3 4 5, वो फिल नहीं होते, ठीक है। तो रीज़न यही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। और अगर मैं बात करूँ OF6 की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। OF2 पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बताया था ये 1 या 2 बॉन्ड में से कुछ भी बना सकता है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अब हम बात करने जा रहे हैं
NO2 के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो इसमें क्या है, हमने पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। 3 × 8 माइनस 2 × 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला बता दिया था। 24 माइनस 17 डिवाइड बाई 2, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम बोलोगे भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? इसमें बता दिया मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये नाइट्रोजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, एंड इसमें भी हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये और ये तो बॉन्ड बना देंगे आसानी से। बचा कुचा ये है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मैं किधर जाऊँ तो किधर जाऊँ। तो सिंपल सी बात है इसमें, देखो N है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीजन है, ये सराउंडिंग एटम्स हैं। जब भी हमारा सराउंडिंग एटम या सब्सिडरी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उस केस में हमारा जो ये जो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको हम लोन पेयर की तरह कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम VACPR थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो जो बॉन्ड पेयर होता है ना, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो, ये एक ही काउंट करेंगे। जैसे ये है एक बॉन्ड पेयर, ये है दूसरा बॉन्ड पेयर। ऐसा मत बोलना कि 1 2 3, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो 1 एंड 2। तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो ये हो गया हमारा NO2 का स्ट्रक्चर। एंड आगे हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो उससे हम ज्योमेट्री शेप वगैरह निकालते हैं, तो उस हिसाब से इसका जो शेप है वो बेंट आ रहा है। और तब हम बॉन्ड एंगल भी कंपेयर करते हैं, जो कि PYQ आ चुका है नीट में। अब इसी से हम बना सकते हैं NO2+ का स्ट्रक्चर। NO2 का पता चल गया, तो NO2+ का क्या होगा? NO2+ का कैसा होगा? लीनियर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने एक जो इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर, ये वाला, उसने तो दे दिया, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा, लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ना जितने कम लोन पेयर होता है ना, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि उतना कम रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। अब योर होमवर्क इज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-। सेम है, इसका सेम स्ट्रक्चर है, बस इससे डिराइव करना है आपको, NO2 से डिराइव करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर थिंग, एंड दैट इज हाँ, ये आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी चीज के बारे में, रिपल्शन का ऑर्डर। रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है? लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। अरे यार क्या बन रहा है, याद कर लेना। अब हम आते हैं कि हमें ज्योमेट्री शेप कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको नोटेशन दे देती हूँ, ABNLM। अब A का मतलब क्या है? जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा वो है A। N है हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और M है हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर। अब एग्जाम्पल, मेरे पास है SO3, ये इसके सराउंडिंग एटम्स है, हाँ, B सराउंडिंग एटम। अब देखो, आप लिखना AB3, L की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये नहीं पता है L की वैल्यू हमें। तो सबसे पहले हम बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। नहीं, बॉन्ड नहीं, इसका एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ। ये है लोन पेयर का फॉर्मूला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 8। लोन पेयर जब भी कैलकुलेट करना है, क्या बन रहा है ये, लोन पेयर जब भी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 करोगे। अब देखो इसमें कैसे होगा,
हमारा जो सल्फर है उसके 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन आटम है, ऑक्सीजन आटम के भी 6 होते हैं, डिवाइड बाय 8 एंड ये हो जाएगा हमारा 6 3 ज़ा 18, 18 + 6 24। तो इसके पास है 3 लोन पेयर, यानी कि ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये 3 जो आया है ना, ये बॉन्ड पेयर है, ये n की वैल्यू है। अगर हम लोन पेयर की बात करें तो ये जो 8 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर में 0 आ रहा है। अगर ये रिमाइंडर कुछ 2 आता तो हम इसको डिवाइड बाय 2 करते और तब जाके हमारा बनता लोन पेयर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस समझाती हूँ। देखो, ये है हमारा फॉर्मूला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8। हमारे टोटल n की वैल्यू, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 3 आ गई है, जो कि दिख रहा है 3 आ गई है। अब हमें तो फाइंड करना है लोन पेयर। तो जब आप 8 डिवाइड बाय 24 कर रहे हो तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो क्वेश्चन है, दिस विल बी द बॉन्ड पेयर एंड जो हमारा रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 आएगा वो हमारा लोन पेयर होगा। तो जो भी आंसर है डिवाइड बाय 2 करो तो इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है, इसका 0 हो जाएगा मतलब। तो AB3 को हम क्या बोलेंगे, AB3L0, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बोलोगे अरे ये कहाँ से हो गया, इसका भी हम समझाते हैं कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो। एंड इसका जो शेप बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं एंड शेप और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटी सी टेबल लिखवा रही हूँ, आपको याद कर लेनी है। अगर हमारा AB2L0 फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब है ये लीनियर है। AB3L0 आ रहा है, इसका मतलब है इसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, तभी तो ऊपर हमने ट्राइगोनल प्लेनर लिखा। AB4L0 टेट्राहेड्रल, AB5L0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB6L0 ऑक्टाहेड्रल, AB7L0 will be पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो हो गया हमारे, इसमें लोन पेयर नहीं है, बट जिनमें लोन पेयर होगा, जैसे हमारा AB2L2 है तो उसका शेप बेंट हो जाएगा। AB2L2 है तो उसका शेप, सॉरी AB2L1 है तो उसका शेप बेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं AB3L1 की, यानी कि 3 + 1 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बट इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। AB2L2 आएगा तो इसका बेंट हो जाएगा शेप, V शेप भी बोलते हैं उसको। इफ इट इज AB4L1 सीसॉ, AB3L2 तब इसका हो जाएगा T शेप, AB2L3 हो जाएगा तो हमें खुद ही पता चल रहा है लीनियर हो जाएगा। AB5L1 it will be स्क्वायर पिरामिडल। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। AB4L2 ले लिया तो ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। AB6L1 होता है हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका आप एग्जाम्पल डायरेक्टली याद कर सकते हो, XeF6 होता है। एंड अगर AB5L2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। आपको याद करना पड़ेगा ये सारा का सारा, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट, तभी आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप के बारे में पता चलेगा। अब देखो,
जो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया लोन पेयर वाला, ये हर एटम के साथ, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपाउंड आ जाएगा आप कर लोगे। अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया, जैसे हमने ले लिया CH4, तो इसमें क्या है कि ये जो फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, लोन पेयर इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर एक्स एटम डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? जब हमारा सराउंडिंग एटम या तो एक हाइड्रोजन हो या फिर एक हैलोजन हो। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कितना होता है कार्बन का, ह ही ली बे ब क न, यानी कि ब क यानी कि 6, 2,4 4 कहाँ जा रहा है, हाँ, माइनस कितने हाइड्रोजन एटम है 4 डिवाइड बाई 2, तो 0, इसके पास भी 0 लोन पेयर, यानी कि AB4L0। अब AB4L0 यहाँ देखो इसकी शेप क्या होगी AB4L0 की, टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो और शेप कैसा होता है इसका, देखो टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा दिखता है ये। अब आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री और शेप के बीच में क्या डिफरेंस है? अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, हाँ, ज्योमेट्री और शेप के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आपको बस ये करना है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रही हूं, देखो ज्योमेट्री फाइंड करना इज सिंपल। अगर हमारे सारे को बॉन्ड पेयर समझ लो 4 थे, वो 4 के 4 हैं, लोन पेयर 2 थे हमारे पास, बट ज्योमेट्री में अगर हमें ज्योमेट्री निकालनी है तो हमें लोन पेयर को भी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना है, यानी कि सारे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि टोटल कितना हो गया 6 हो गया। तो ज्योमेट्री हमारी क्या बन गई है, ऑक्टाहेड्रल बन गई। तो इसमें वही है डिफरेंस कि लोन पेयर सारे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दो तब जाके तुम्हारी ज्योमेट्री निकलेगी। बट तुम्हारा शेप है उसमें अगर बॉन्ड पेयर 4 हो गया, लोन पेयर 2 हो गया, तो खुद देख लो यहाँ से, बॉन्ड पेयर 4 हो गया और लोन पेयर 2 हो गया, तो क्या बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर, तो जब भी कोई तुमसे ज्योमेट्री पूछे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके देखना और तुम्हारी ज्योमेट्री निकल आएगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। हाँ, जिसके पास लोन पेयर 0 है तो उसमें ज्योमेट्री शेप तो इक्वल हो जाएगा, समझ गए। नाउ लेट्स कम टू, ओके, मैंने एक PYQ देखा था, वो बोल रहा था कौन से 2 कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल है। ये देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा रही हूँ मैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा रही हूँ। क्वेश्चंस हम बहुत कम करने जा रहे हैं, वो सब तुम्हें करने पड़ेंगे, बट मैं तुम्हें आइडिया दे सकती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोल दिया तुम्हें कि 2 स्ट्रक्चर हैं, कौन से 2 स्ट्रक्चर आइसोस्ट्रक्चरल है, इसका मतलब किन 2 स्ट्रक्चर्स का सेम शेप है, सिर्फ सेम शेप नहीं, सेम हाइब्रिडाइजेशन भी, ये याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन भी इनकी सेम होनी चाहिए। ओके, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, तुम बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? भाई देखो सिंपल सा फंडा है, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका sp है, 3 है तो इसका sp2 है, 4 है तो इसको तुम या तो sp3 बोल सकते हो या फिर dsp2 बोल सकते हो, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम ये, तो आप फिलहाल के लिए sp3 लिखना। 5 होगा तो sp3d या फिर dsp3। तो ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और इसका भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूंगी, बट उससे पहले हम कुछ बॉन्ड एंगल से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बॉन्ड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो तुम्हें सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि अगर तुम्हारा लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल तुम्हारा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मेरे पास CH4 है, मेरे पास NH3 है और मेरे पास H2O है, तो कार्बन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3, इसका 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 हाइड्रोजन बन गए, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच गया। जो हमारा वाटर है उसके पास, अब आप बोलोगे स्ट्रक्चर इतने जल्दी जल्दी कैसे बन रहे हैं,
देखो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, तो 1 2 एक मिनट, बार बार स्लाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 2 लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये लोन पेयर में होती है रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो हमारा ये दूर दूर जाएंगे और ऐसे करके जो हमारा बॉन्ड एंगल है बहुत छोटा बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉन्ड एंगल CH4 का है, तब NH3 देन H2O। तो ये फैक्टर तो हम समझ गए हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सेम होती है। समझ लो कोई 2 कंपाउंड है, वो sp2 है, sp3 है, sp है। वैसे तो आपको पता है सबसे ज़्यादा sp का होगा बॉन्ड एंगल कितना, 1, सबसे ज़्यादा sp का बॉन्ड एंगल होगा जो कि है 180 डिग्री। उसके बाद sp2 का होगा, उसके बाद sp3 का, sp2 का कितना होगा 120, sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। अब अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो या तो जो इसका लोन पेयर है अगर वो एब्सेंट है, लोन पेयर है ही नहीं इसके अंदर, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हमारा बॉन्ड एंगल भी सेम हो जाएगा। समझे? अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ रही है तो हमारा थीटा भी सेम हो जाएगा। बट व्हाट इफ वी हैव लोन पेयर प्रेजेंट, तो जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने ज़्यादा हमारे CMA का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा जितना ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा, ये याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O, H2S, H2Se, H2Te, तो अब खुद सोचो कि इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ये नीचे नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और यही हमारा सेंट्रल एटम है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल भी इसी का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ते हुए व्हाट इफ हमारा लोन पेयर भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, साइज देखना है। अगर सेंट्रल मेटल एटम का साइज ज़्यादा बड़ा है तो उसका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं अगर साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, तो इस केस में सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, अगर हम सराउंडिंग एटम देखें तो साइज नीचे इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हम ये भूल गए हैं कि पहले हमें लोन पेयर भी तो देखने थे। भाई लोन पेयर जब इनके पास है ही नहीं, 0 लोन पेयर है इनके पास, तो उस केस में क्या है, हमारा अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो बॉन्ड एंगल भी सेम हो जाएगा, तो सबका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बॉन्ड एंगल। अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में, विच इज़ बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें सिंपल से एक चीज़ याद रखो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, एंड अगर हमारा साइज सेम हो जाए तो हम डायरेक्शनल नेचर को इम्पोर्टेंस देंगे, यानी कि अगर मेरा साइज सेम हो जाए तो जो हमारा p ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नेचर शो करता है, तो SS, SP, PP, तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बाकी एक क्वेश्चन है, हाँ सेकेंड पीरियड में इसके एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, जैसे नाइट्रोजन, और अगर मैंने नाइट्रोजन ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, तो हमारा नाइट्रोजन में तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो उस वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। और इसको तो याद ही कर लेना, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर को, Cl2, Br2, F2 एंड देन I2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगी, हम वैसे वो डायपोल मूवमेंट में भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, डायपोल मूवमेंट जब पढ़ाऊंगी तब करेंगे वो। फिलहाल के लिए हाइब्रिडाइजेशन का एक और फॉर्मूला है, अगर आप जो AB वाला मेथड मैंने सिखाया उससे नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, हाफ M + V - C + A
इसमें M का मतलब है मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स, जो कि हाइड्रोजन या फिर हैलोजन हो सकते हैं। नंबर ऑफ, हाँ, V नाम से ही पता चल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर चार्ज होगा कैटायन, अगर चार्ज होगा +1, जैसे कहते हैं नहीं है Na+, तो उसमें आप माइनस क्या करते हो, आप 11 - 1 करते ना, तो उसमें चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अप टू 14 है, यानी कि अप टू N2 के पास कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, जो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हाँ, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ये कौन सा केस है जिसमें अप टू N2, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया आपका। और हर एक ऑर्बिटल में आपको पता है ना 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। बट अगर मैंने मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसमें ना यहाँ तक तो सेम रहेगा, उससे आगे का मैं बता देती हूँ। देखो, सिग्मा 1s सेम रहेगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यह आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो जाएगी आपकी, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये एक शॉर्ट लेक्चर है एंड डिटेल लेक्चर नहीं है, तो हम उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यही इसका, अगर मैं बोलूँगी चलो N2 का बनाओ, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने बनाओगे इसमें बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये पूरे यहाँ तक भर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं और ये बॉन्डिंग होते हैं, जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग होते हैं। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आपको बोल देंगे चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आप क्या करोगे, जितने आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग से, डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब इसी के साथ हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर के टॉपिक पे। बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बट उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जिस भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकला ना, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, जो कंपाउंड्स एग्जिस्टिंग होते हैं ना, तो एक तरीके से ऐसा कोई कंपाउंड जो एग्जिस्टिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका बॉन्ड, जो उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम हो, में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि तब तो 0 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा। अब अगर आपको याद करना है बॉन्ड ऑर्डर, तो उसके लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो। 8 आपको इस ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 4 और 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपका हाईएस्ट होगा,
3 होगा, तभी तो नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया था। यानी कि इट इज डिनोटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शुरू कहाँ से होगा? 0 से। 0, 0.5, 1, 1.5 का डिफरेंस, 2, देन 2.5 और हाईएस्ट हमारा 14 का 3 हो जाएगा। तो अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे उसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, 9 होंगे उसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अब अगर जैसे हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम ऐसे याद करोगे 0, 0.5, 1, 0.5, तो वापस 0, 0.5, 1, 0.5। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है याद करने का बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे आपको पूछते हैं क्वेश्चंस कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे इवन है इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक है, बट अगर हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड है इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक है। बट ये हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। B2 हो गया, O2 हो गया, S2 हो गया, चाहे इसके पास 2 × 5 कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर है, बट तब भी ये डायमैग्नेटिक ना होके पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये बाकी सारे के सारे B2, O2, S2 ये सारे पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। बट अगर किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा ना, तो जिसके पास ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कम स्टेबल होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, या तो आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 करो, या फिर 1 + पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कर लो, एक ही बात है। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही होता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, कार्बन का 6 होता है, इसका 8 होता है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है ना। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि इसमें हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जैसा ही, ऐसा ऊपर वाला, बट हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार नहीं सिग्मा 2s2, और उसके बाद आपका आएगा पाई 2px2, पाई 2py2, उसके बाद सिग्मा 2pz², और उसके बाद आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s2। यानी कि जहाँ एक्सपेक्टेड क्या था, चलो एक्सपेक्टेड लिख के बता देती हूँ। एक्सपेक्टेड था सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा 2pz, ऐसा होना था उसका। बट इसमें हमने क्या करा, ये जो हमारा सिग्मा स्टार 2s2 वो लास्ट में लिख दिया, वो भी किसके बाद, एंड ये जो हमारा पाई है और ये सिग्मा 2pz² के बाद, बस डिफरेंस यही है इसमें। तो ये था एक्सेप्शन वाला पार्ट। अगर मैं आपसे बोलूँ CO+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं फ्रॉम ABMO और या फिर हम ऐड कर रहे हैं इन BMO, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ेगा। अब जैसे खुद देख लो, ये CO+ है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसको तो छोड़ ही दो, इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s से निकल रहा है, यानी कि ABMO से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ABMO से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया है, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इतना तो पता चल गया 3 से ज़्यादा होगा, और ये 0.55 डिफरेंस होता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली लिख सकते हो 3.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं फजान्स रूल की। फजान्स रूल होता क्या है,
डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड। कभी कभी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, और ये कब कब होता है, मैं जल्दी जल्दी आपको एक कंडीशन लिखवा रही हूँ। या तो केटायन स्मॉल होना चाहिए, देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिलेटेड, बट ये शॉर्ट वीडियो है तो हम शॉर्ट ही रखेंगे। स्मॉल केटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए केटायन या फिर एनायन में। पोलराइजिंग पावर होती है केटायन की, याद रखना, पोलराइजिंग पावर होती है केटायन की, अगर वो ज़्यादा होगी तब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, पोलराइजेबिलिटी, तो ये एनायन का अगर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक और चीज़ है जो क्वेश्चन बन के आता है, वो सल्यूबिलिटी पे बन के आता है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स की, जैसे हमारा हो गया LiNaKRbCS, OH, इसमें भी OH लगा दो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, BeOH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस, BeOH, बी नहीं SROH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा केटायन का साइज है, खुद देखो हमारा केटायन ये है, केटायन का साइज बढ़ रहा है। अब जब केटायन का साइज बढ़ेगा तो हमारा लैटिस एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा और हाइड्रेशन एनर्जी में भी होगा। अब एक और चीज़ सुन लो, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो वाटर में कब सल्यूबल होते हैं, जब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। बट नीचे जाते वक्त तो ये दोनों ही घट रहे हैं, बट हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा घट रही है, यानी कि नीचे जाके सल्यूबिलिटी सिंपल वर्ड्स में इंक्रीज हो रही है, सल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी और एक तरीके से बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि OH माइनस आयंस आसानी से निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट में देखो क्या होता है, एक तो यार तुम ऐसे निकाल सकते हो, तुम्हें बोला चलो CO2 को बताओ, तुम ऐसे बना दोगे, बोलोगे इस तरफ इसका जा रहा है, इसका तरफ कैंसिल आउट हो जा रहा है एक तरीके से, तो इसका म्यू 0 है, जिसका म्यू 0 है वो होगा हमारा नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है इस, देखो इसका डायपोल मोमेंट ही 0, तो ये नॉन पोलर हो गया। और एक और चीज़, अगर हमारे सारे, जस्ट अ मिनट, अगर हमारे सारे बॉन्ड पेयर एंड कोई भी लोन पेयर नहीं है हमारे पास, सारे बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है, और जो हमारे सराउंडिंग एटम है, सब्सिडियरी एटम है, वो सारे के सारे सेम है, इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट होगा डायपोल मूवमेंट हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि वापस से नॉन पोलर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं SF4 का, सल्फर का 6 होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डायग्राम कैसा ही बना रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, SF4, ये तो 4 ही हैं, तो यानी कि इसके पास क्या है, 4 बॉन्ड बना दिए इसने, 1 2 3 4 5 6, ये एक लोन पेयर बच गया। तो एक लोन पेयर बच गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका म्यू आर 0 के इक्वल, म्यू इसका जो है वो 0 के बराबर तो नहीं होगा, तो इसका डायपोल मूवमेंट है। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं XeF4 की, तो जिनॉन का 8 होता है, 1 2 3 4, 4 तो बना रहा है फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर मैंने गंदा सा बना दिया, एक और बना लेते हैं, देखो ऐसा बना देते हैं हम, 1 2 3 4, F F F F, 1 2 3 4, तो 4 तो इसके यहाँ चले गए और बाकी इसके 2 लोन पेयर हैं। तो आप बोलोगे भाई इसके तो 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर है, तो हो सकता है इसका म्यू आर 0 के बराबर ना हो और ये पोलर हो, बट ऐसा नहीं है, ये इस तरफ कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इस तरफ कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इस तरफ कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो एट द एंड हमारा जो रिजल्टेंट है वो 0 ही आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डायपोल। पहला ये है, अगर हमारा सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारा
डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर, हाँ एक और चीज़ है, एंड मोर द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, इन सबके पास क्लोरीन है, बट सबसे ज़्यादा क्लोरीन इसके पास है सराउंडिंग एटम, तो सबसे कम डाइपोल इसका हो जाएगा। तो ये है इसका ऑर्डर। अब एक और इम्पॉर्टेंट, ये है BF3, ये है NH3, ये है NF3 और ये है H2O। तो हमें इसका ऑर्डर बताना है डाइपोल मोमेंट का। तो देखो BF3 का सबसे कम हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ NH3 और NF3 में से किसका कम होगा। NF3 का कम होगा और NH3 का ज़्यादा होगा और H2O का सबसे ज़्यादा होगा। अब रीज़न क्या है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट कम है और NH3 का ज़्यादा है। तो अगर मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5। और अगर मैं NF3 का बनाऊं वो भी सेम दिखता है। बट यहाँ देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो μr तो इसमें भी ज़ीरो नहीं है। और बात करें इसकी तो यहाँ पर ये जो हमारा एटॉमिक और बॉन्ड डाइपोल है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं NH3 में, तो इसका भी ज़ीरो नहीं है। लेकिन इसका डाइपोल ज़्यादा होगा क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए NH3 का ज़्यादा होगा तब NF3 का कम होगा और H2O का सबसे ज़्यादा ही होता है। क्योंकि अगर मैं H2O को NH3 के साथ कंपेयर करूँ तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल मेटल एटम पे ज़्यादा होती है तो बॉन्ड जो हमारा डाइपोल होता है वो ज़्यादा होता है। अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा, देखो ये तो याद ही कर लो कि अगर FClBrI बोलें डाइपोल, इसका ऑर्डर बताना है तो इसमें Cl सबसे आगे, F Br और फिर I, ठीक है। अब NCERT में कुछ दे रखा है, जैसे उन्होंने बोल रखा है H2O और HF को कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो कोई भी यही बोलेगा भाई इसका सेंट्रल मेटल एटम F है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब सेंट्रल मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें H2O का ही ज़्यादा होगा। एंड और इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ तो नहीं छूटी है मेरे हिसाब से। अगर कभी भी आपको बोले परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल का मतलब होता है कि इसका म्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये पोलर कंपाउंड है एक तरीके से। सो दैट वाज प्रिटी मच द वन शॉट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एंड ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मूलाज है, ये मैंने PW के 2 लेक्चर से कंबाइन करके ही बनाए हैं। मतलब मैंने भी उनसे ही पढ़ा था और उसके बाद मैं जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, ताकि मेरा भी रिविजन हो जाए और ताकि आपका भी रिविजन हो जाए, इसके पर्पस से ही मैंने ये वीडियो बनाई है। सो दैट वाज प्रिटी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वन शॉट लेक्चर्स लाइक दीज। देखो सिर्फ इतने पेज में पूरी केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गई, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वगैरह वो सब तो समझा दिया मैंने। ओके बाय।